नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का अर्थशास्त्र का चैप्टर 2 पार्ट 2। इससे पहले हमने एक वीडियो बना लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से उस वीडियो को देखिए। तो देखिए, जनसंख्या की गुणवत्ता टॉपिक होने वाला है हमारा। जनसंख्या की गुणवत्ता। देखिए, जनसंख्या की जो गुणवत्ता है या क्वालिटी है वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड होती है। तो मेनली 4 चीज़ें हैं। उसमें पहला है साक्षरता दर। साक्षरता दर क्या होती है? पढ़े लिखे लोगों की संख्या कहलाती है। मतलब किसी देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना, ये क्या कहलाती है? साक्षरता दर कहलाती है। आगे इसे और पढ़ने वाले हैं। जीवन प्रत्याशा अगला आता है। जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा क्या होती है कि किसी भी देश में जो लोगों की औसत आयु है वो कितनी है, कितने साल तक उस देश के लोग जीवित रहते हैं। मतलब सभी लोगों की जो आयु है उनको मिलाकर इसको काउंट किया जाता है। जैसे जैसे किसी देश में 4 लोग रहते हैं, एक की उम्र 5 वर्ष में मर गया, ऐसे 10-15 वर्ष में मर गया, लेकिन उन सभी को जोड़ के कितने साल में एक आदमी मरा है उनको जोड़कर फिर उसमें डिवाइड कर देते हैं, वो जीवन प्रत्याशा कहलाती है। इसके अलावा आता है स्वास्थ्य। आप स्वास्थ्य जानते ही हो क्या होता है। और कौशल, ये बाद में आगे और पढ़ने वाले हैं अपन लोग। तो किसी भी काम की करने को का जो तरीका होता है उसे कौशल कहा जाता है। जैसे कोई कारीगर अगर मकान बना रहा है तो वो उसका कौशल होगा, मतलब वो उस काम को करने में बहुत ही माहिर है, तो उसका वो क्या कहलाएगा? कौशल कहलाएगा। इसके अलावा साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या किसी भी देश की संपत्ति होती है। जो लोग पढ़े लिखे और जो स्वस्थ होते हैं, बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, काम अच्छे तरीके से करते हैं, वो जनसंख्या जो होती है वो किसी भी देश की क्या होती है? संपत्ति की होती है। और इन जो ये साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या किसी देश को क्या बनाती है? महान बनाती है, बहुत ही पावरफुल बनाती है। ये दोनों चीज़ें होना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी देश के पास ये चीज़ें होना बहुत ही ज़रूरी है। आगे देखिए, पहला देखेंगे हम लोग शिक्षा। देखो, शिक्षा समाज के विकास के साथ साथ राष्ट्रीय आय तथा सांस्कृतिक समृद्धि में भी योगदान देती है। शिक्षा केवल समाज के विकास ही नहीं करती, बल्कि राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम है, एक देश में कितना उत्पादन हो रहा है उसको बढ़ाने में, तथा सांस्कृतिक समृद्धि जो संस्कृति है उसको इंक्रीज करने में भी बहुत ही योगदान देती है। शिक्षा शासन प्रशासन की जो कार्य क्षमता होती है उसको भी बढ़ाती है। जो शासन होता है ना, प्रशासन, उसकी जो कार्य क्षमता होती है उसे भी बढ़ाती है। प्रारंभ में हमने देखा था कि सकल ने अच्छी पढ़ाई की तो उसको अच्छी नौकरी मिली, और अच्छी नौकरी मिली तो साथ ही उसने क्या किया? नई महत्वाकांक्षाएं जो होती है उनको भी उसको महत्व मिला, और जीवन के नए मूल्य उसके द्वारा विकसित किए गए कि आगे मुझे क्या करना है। उसको नई महत्वाकांक्षा मिली तो उसे सॉफ्टवेयर वगैरह बना दिया, और उसका जो वेतन है वो भी इंक्रीज हुआ। तो सरकार द्वारा भी सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए अनेक प्रयास किए जाते हैं, और अनेक प्रयास किए गए हैं। जैसे प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय खोल दिए गए। हर सरकार अपने प्रयास करती है। तो सरकार द्वारा पिछले सालों में बहुत प्रयास किए हैं। जैसे प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय खोल दिए गए हैं। हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, तैयारियां वगैरह करते हैं। इसके अलावा सरकार व्यवसायिक कौशल विकसित करने हेतु व्यवसायिक शाखाएं खोली है। आपने देखा होगा आईटी ब्यूटी की, आपकी अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो तो वहाँ पर आईटी ब्यूटी की बहुत सारी स्कूल्स में मिल जाएगी, आईटी ब्यूटी ट्रेड। इसके अलावा पहली जो पंचवर्षीय योजना है, पहली पंचवर्षीय योजना में शिक्षा में जो शिक्षा पर व्यय था वो 1952 में 151 करोड़ था, जो 2020-21 में बढ़कर 99,300 करोड़ हो गया। देखो, 1952 और 2020-21 में कितना फर्क आया। अब देखो, 1951 में जो साक्षरता दर थी ना, पढ़े लिखे लोगों की संख्या, वो 18% थी, जो 2018 में बढ़कर 85% हो गई है। देखिए कितना पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, कितना वर्क गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। अपने कर्तव्यों तथा अधिकारों के बारे में जानकारी भी हमें शिक्षा से मिलती है। देखो, आपके क्या कर्तव्य हैं, आपके क्या अधिकार हैं, ये जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप पढ़े लिखे होंगे, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रतिशत कम, जबकि शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का प्रतिशत अधिक पाया जाता है। साथ ही महिलाओं की तुलना में जो पुरुष होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। ग्रामीण एरियाज में जो लोगों की जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कम पाए जाते हैं, जबकि शहरों में ज़्यादा पाए जाते हैं। खास तौर पर महिलाएं जो होती है वो कम पढ़ी लिखी होती है,
बहुत सारे कारण हैं उसके, और पुरुष अधिक पढ़े हुए लोग होते हैं। 2011 में बिहार और केरल की जो साक्षरता दर थी उसमें निम्न प्रकार है। केरल की कितनी थी और जो बिहार है उसकी कितनी थी। बिहार की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम 62% रही है, और जबकि केरला की जो साक्षरता दर है वो 94%, बहुत ही ज़्यादा रही है केरला की। भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पे है? केरला में कितनी है? 94%। ये याद रखना है, भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पे? केरला में, और सबसे कम बिहार में 62%। भारत में लगभग 7,78,842 से भी अधिक प्राथमिक स्कूल है। ठीक है, कितने प्राथमिक स्कूल है भारत में, लेकिन फिर भी ये भी कम पढ़ रहे हैं अभी भी। अगर हम बात करें सर्व शिक्षा अभियान जो 2001 में प्रारंभ किया गया था 2010 तक के द्वारा भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका इसके द्वारा निभाई गई। प्राथमिक जो शिक्षा होती है उसमें नामांकन बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य किए गए? सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर प्रारंभ किए गए। साथ ही उपस्थिति बढ़ाने के लिए मिड डे मील, दोपहर का भोजन जो कार्यक्रम था वो चलाया गया था, और सर्वप्रथम तमिलनाडु में ये शुरुआत हुई थी। तो मिड डे मील का भोजन भी यहाँ पर करवाया गया लोगों को। इससे क्या हुआ? उपस्थिति बढ़ी, क्योंकि पहले बच्चे क्या होते थे, आधी रेस्ट में खाना खाने चले जाते थे, वापस ही नहीं आते थे। 12वीं योजना में उच्च शिक्षा में नामांकन में भी वृद्धि हुई। लोगों में जो उच्च शिक्षा होती है, कॉलेज वगैरह हुई, इनमें भी वृद्धि हुई 27% तक। इसमें राज्य के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन, गुणवत्तापूर्ण व्यवसायीकरण शिक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी की पर भी जोर दिया गया। इसमें राज्यों को बोला गया कि आप अपने हिसाब से परिवर्तन कर सकते हो पाठ्यक्रम में, और गुणवत्तापूर्ण तथा व्यवसायिक शिक्षा पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया। सूचना प्रौद्योगिकी पर भी इनके द्वारा बहुत ज़्यादा जोर दिया। तो ये शिक्षा था। अब देखेंगे हम लोग स्वास्थ्य। किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे बीमारियों से लड़ने की शक्ति तथा कार्य करने की क्षमता देता है। देखो, आज के ज़माने में हम स्वास्थ्य क्या मानते हैं कि हम बीमार पड़ गए तो अस्वस्थ हो गए, लेकिन स्वास्थ्य का जो मेन मकसद है ना, वो क्या होता है कि आपको बीमारियों से लड़ने और की शक्ति और कार्य करने की क्षमता देता है। जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति सुधारना किसी भी देश का प्राथमिक लक्ष्य होता है। पिछले 50 वर्षों में भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों में बहुत उन्नति की है, प्राइवेट और सरकारी दोनों में। शिशु मृत्यु दर क्या होती है? देखो, यहाँ से बहुत से बार क्वेश्चन आ जाता है। 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से है। देखो, एक निश्चित अवधि में 1 वर्ष से कम आयु के जो शिशु की मृत्यु होती है उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। जन्म दर क्या होती है? 1 वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या प्रति 1000 पर। 1 वर्ष में कितने बच्चों ने जन्म लिया, वो जन्म दर। मृत्यु दर, एक निश्चित समय अवधि में कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, 1000 लोगों में से कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, उसे हम क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। मतलब एक निश्चित समय अवधि में 1000 व्यक्तियों की संख्या के पीछे कितने लोगों की मृत्यु हुई है, उसे हम क्या कहेंगे? मृत्यु दर कहेंगे। तो ये तीनों याद रखना, शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर, ये क्या होती है, ये आ जाता है बहुत सी बार क्वेश्चन। भारत में कुल 542 मेडिकल कॉलेज और 313 डेंटल कॉलेज हैं। भारत में कितने मेडिकल कॉलेज हैं? 542, और डेंटल दांतों के अस्पताल कितने? 313। इनमें सबसे ज़्यादा जो हैं वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज है। ये 4 राज्य में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज है, ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज इन जगह पे है। अब अगला देखने वाले हैं हम बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या किसे कहा जाता है? बेरोजगारी समझना, बेरोजगारी क्या होती है? व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक तो हो, परंतु उसको उसकी योग्यता के अनुसार काम व वेतन न मिलना। कोई भी व्यक्ति जो काम करने का इच्छुक तो हैं, लेकिन उसे उसकी योग्यता के आधार पर क्या नहीं मिल रहा? काम नहीं मिल रहा। उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे कहेंगे बेरोजगार। मान लीजिए मैं बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मेरे को उसके अनुसार काम नहीं मिल रहा, तो मैं क्या कहलाऊँगा? बेरोजगार कहलाऊँगा। श्रम बल क्या होता है? वो लोग, वो उम्र जो काम करने के लिए मानी जाती है। मतलब 15 से 59 वर्ष के जो लोग हैं वो श्रम बल में आते हैं। ये लोग काम कर सकते हैं, काम करने वाली जो जनसंख्या है उसके अंतर्गत आते हैं। इससे कम वाले और इससे ज़्यादा वाले काम करने वाले लोग नहीं माने जाते हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में बेरोजगारी की प्रकृति में भी अंतर पाया जाता है। गांव में अलग तरीके के बेरोजगार होते हैं और शहर में अलग तरीके के बेरोजगार होते हैं। शहरों में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। याद रखना, बहुत सी बार एग्जाम में आ जाता है कि शिक्षित बेरोजगारी कहाँ पे पाई जाती है, तो शहरों में। जबकि जो
शहरों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। कैसी? मौसमी और प्रच्छन्न जो बेरोजगारी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि शिक्षित बेरोजगारी कहाँ पे पाई जाती है? शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। दोनों सभी को एक एक करके हम समझने वाले हैं। सबसे पहले देखने वाले हैं मौसमी बेरोजगारी। देखो मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? जब लोगों को साल में कुछ महीने ही काम मिलता है तो ये बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। जैसे एक आइसक्रीम बेचने वाला केवल गर्मी के मौसम में ही क्या प्राप्त करता है? वो रोजगार मिलता है उसको, गर्मी के मौसम में आइसक्रीम बेच लेता है, लेकिन बाकी समय वो बेरोजगार हो जाता है। सर्दी और बरसात में आमतौर पर क्या नहीं होता, आइसक्रीम नहीं बेची जाती। आमतौर पर ये जो समस्या है ये कहाँ ज़्यादा पाई जाती है? कृषि में पाई जाती है, क्योंकि जैसे बुआई के टाइम पे, कटाई के टाइम पे, इनके टाइम पे लोगों को रोज़गार मिलता है, बाकी समय में क्या होता है वो बेरोज़गार हो जाते हैं। जैसे अगर किसी को खुदाई करनी है तब रोज़गार मिलेगा, बाकी के टाइम पे क्या होता है रोज़गार नहीं मिल पाता है। कटाई और जब फसल निकालते हैं तब और रोज़गार मिल जाएगा, लेकिन बाकी समय में उनको कोई रोज़गार नहीं मिल पाता। इसलिए सर्वाधिक ये मौसमी बेरोजगारी है वो कृषि के क्षेत्र में देखी जाती है। आगे देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? किसी काम को करने के लिए आवश्यकता से अधिक लोगों का लगा होना। कोई भी काम है उसको करने के लिए ज़्यादा लोगों का लगा होना प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। जैसे समझना उदाहरण के तौर पे किस तरीके से अपन समझने वाले हैं, उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए जैसे किसी काम को करने के लिए 5 लोगों की आवश्यकता है, ठीक है, लेकिन उसमें 8 लोग लगे हैं, उस काम को करने में 8 लोग लगे हैं। अगर 3 लोगों को निकाल भी दिया जाए ना तो उसकी उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पैदा हो रहा है वही पैदा होगा, 3 लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो जो 3 लोग हैं ना वो तो एक्स्ट्रा ही लगे हुए हैं, उनका होना या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसे कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। और ये भी कहाँ पे पाई जाती है? ज़्यादातर ये भी कहाँ पाई जाती है? एग्रीकल्चर क्षेत्र में पाई जाती है, कृषि वाले क्षेत्र में पाई जाती है। याद रखना, शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। लोग मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर MA BEd करके की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको क्या नहीं मिल पा रहा? रोजगार नहीं मिल पा रहा है। शहरी क्षेत्रों में ये बहुत ही ज़्यादा समस्या हमें देखने को मिल रही है। कुछ सेक्टर में रोजगार पाने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जिनमें उन लोगों के पास कौशल की कमी होती है। जैसे आजकल IT का सेक्टर बढ़ रहा है, तो IT उनके पास इतनी कौशल टेक्नोलॉजी और जो कौशल है वो नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ जैसे BEd वाले में, इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन वहाँ पर लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे अर्थव्यवस्था में मंदी तथा संसाधनों की कमी हो सकती है। बेरोजगारी से क्या हो सकता है? अर्थव्यवस्था में मंदी आ सकती है तथा साथ ही संसाधनों की कमी हो सकती है। अगर लोगों को संसाधन के रूप में काम में नहीं लिया गया तो वो अर्थव्यवस्था के लिए बोझ बन जाएंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, अगर आप लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं ना तो वो अर्थव्यवस्था के ऊपर बोझ बन जाएंगे। वो केवल खाने का काम करेंगे, कोई उत्पादन नहीं करेंगे। अगर उत्पादन नहीं करेंगे तो वो बोझ बन जाएंगे। आंकड़ों की दृष्टि से भारत में बेरोजगारी की जो दर है वो निम्न है। क्यों निम्न है? क्योंकि कम आय वालों और जो बहुत ही कम रोजगार प्राप्त लोगों को भी क्या मान लिया जाता है? निम्न आय वालों को भी रोजगार प्राप्त मान लिया जाता है। जैसे खेती में अगर 1 बीघा जमीन है तो उसको पूरे परिवार को रोजगार वाला मान लिया जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेषता है। प्राथमिक क्षेत्र जो जैसे कृषि वगैरह वाला जो सेक्टर है उसमें स्वरोजगार एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम भी है और इसकी एक विशेषता है। परिवार के जो सभी लोग हैं, लोगों की काम करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन पूरा परिवार एक ही खेत में काम करता है। जैसे मेरे पास 5 बीघा जमीन है और 5 व्यक्ति हैं, उसमें मैं 1-2 व्यक्ति भी काम कर सकते हैं, लेकिन पूरा परिवार ही उसमें क्या करता है? काम करता रहता है। तो इसे कहा जाता है स्वरोजगार। मतलब आवश्यकता नहीं है लोगों की, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 2। आई थिंक आपको समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।